नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश एफपीओ की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे कि एफपीओ यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है, किसानों की आमदनी बढ़ाने और किसानों को बेहतर भाव दिलाने में एफपीओ की कितनी बड़ी भूमिका है, इस पर हम बात करेंगे। और आज इस सिलसिले में हम बात करने वाले हैं खास करके रबड़ के बारे में कि रबड़ किसानों को एफपीओ के जरिए कितनी बड़ी मदद मिलती है और इसमें और कितनी गुंजाइश है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं टीवी के चैतन्य, वाइस प्रेसिडेंट एग्री एमसीएक्स के, और साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर एएन विजय कुमार आईपीएम बेंगलुरु के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि हम मास्टर क्लास नाम से ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल चैतन्य आपसे ये होगा कि पहले तो आप ये बताएं कि एफपीओ है क्या और एफपीओ से कोई किसान कैसे जुड़ सकता है। एफपीओ एक संगठन है जो स्मॉल फार्मर्स एक कंपनी बना के, ऑर्गेनाइज्ड कंपनी बना के रजिस्टर कर सकते हैं गवर्नमेंट में, एफपीओ के नाम का। इसमें इनका क्या फायदा होगा, जो छोटा छोटा फार्मर्स है वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, जो कोई भी बिजनेस, तो एक संगठन बना के एक एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। उसमें से उनका जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है ना, वो बढ़ेगा, यानी कि they can have a better negotiations with the companies. कोई नंबर तय होते हैं क्या कि मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए एफपीओ बनाने के लिए, और एफपीओ बनाने के बाद कहीं पर रजिस्टर्ड कराना होता है क्या? जनरली इंडिया में क्या है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो संख्या है वो ज्यादा है, इसीलिए एफपीओ का फॉर्मेशन वो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए। ये बहुत बहुत जरूरी बात है जो बात चैतन्य ने बताई कि इंडिया में छोटे किसान बहुत ज्यादा हैं, तो जब छोटे किसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है बेहतर मार्केट को तलाशना, छोटे किसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है भाव के लिए बार्गेन करना कि इसी भाव पर हम अपनी फसल बेचेंगे। और इसीलिए जब एफपीओ बनता है, किसानों का एक संगठन बनता है, फार्मर का, प्रोड्यूसर का, तो किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। किसान अपने मुताबिक एक भाव तय कर सकते हैं और ये जोर दे सकते हैं कि हाँ, मैं अपनी फसल को इस भाव पर बेचूंगा। उनके लिए बेहतर मार्केट अवेलेबल हो जाता है और निगोशिएटिंग पावर किसानों का बढ़ जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई कि एफपीओ क्या है। अब दूसरा सवाल मेरा विजय कुमार जी आपसे होगा, चूंकि आपने बहुत स्टडी की है इसके ऊपर। आप जरा बताएं कि एफपीओ जो है सेलिंग प्राइस कैसे तय करता है। अगर मैं रबर के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूं कि रबर की सेलिंग प्राइस एडवांस में कैसे तय होती है हार्वेस्टिंग से पहले? देखिए, रबर सेक्टर में छोटा किसान ज्यादा है। चैतन्य जी ने बताया था, छोटा किसान फायदे के लिए रबर प्रोड्यूसर सोसाइटी बना चुका है। ये रबर प्रोड्यूसर सोसाइटी द्वारा छोटा किसान इकट्ठे होकर रबर फ्यूचर्स में सेल का पोजीशन ले चुका होता, तो सो सेलिंग प्राइस फिक्स होता है। ये रबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, उसका फायदा वो छोटा किसान संगठन द्वारा वो सबको मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। अब जरा चेतन आप ये बताएं कि चूंकि रबर फ्यूचर से जुड़ा हुआ मसला है ये, तो रबर फ्यूचर का लॉट साइज क्या होता है रबर का? एक बड़ी अच्छी बात है जो छोटे किसानों के लिए हमारा रबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें एक ही जितना छोटा भी फार्मर है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नॉट ओनली एफपीओ, इवन स्मॉल फार्मर आल्सो कैन पार्टिसिपेट, यानी कि पोजीशन ले सकता है, क्योंकि एक लॉट का जो वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो रबर का है, क्योंकि एक लॉट में 1 मीट्रिक टन होता है। इसका वैल्यू आज की तारीख में करीबन 1,80,000 का है और इससे भी नीचे है। तो मार्जिन जो है रबर में 10% है, यानी कि आपके पास अगर 17 to 18,000 रहे तो आप रबर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इतना
ना सिंपल सा इन्वेस्टमेंट है, आप प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अब विजय कुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि रबड़ का मार्केट कितना बड़ा मार्केट है और इसमें पोटेंशियल कितना है? मतलब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि डिमांड सप्लाई के हालात को देखते हुए अगर इस मार्केट को और बूस्ट दिया जाए, एफपीओज की भागीदारी बढ़ती है फ्यूचर मार्केट में, तो ये मार्केट किस रफ्तार से ग्रो कर सकता है? विजय कुमार जी देखिए, रबर ये हम बोलता है व्हील ऑफ प्रोग्रेस है। रबर, विदाउट रबर नथिंग विल मूव, यू नो, ऑल एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सब कुछ वो रबर का द्वारा वो डिपेंड होता है। सो रबर बहुत बड़ा मार्केट है। India is one of the leading producer, but in internationally there are many countries, Thailand and other countries are also they are a major contributor for the rubber. But in India, always there is a demand for the rubber. There are many manufacturing processing companies, they wanted to hedge against the price fluctuations. Even the farmers be price fluctuations ka that is if they want to manage the price fluctuations, they can make use of the rubber futures contract. They can create a short positions so that they can get the benefit of price risk management. And another advantage from the rubber futures contract is they'll be able to understand the price trend. Price of any commodity moves in 3 different directions. One is upward, downward and sideways. The futures contract, it is a transparently traded in the exchange platform. Anybody, any farmer or any market participants will be able to understand whether the price, what is the price trend, whether it is in the uptrend, whether it is going up or coming down, or whether it is going in the range bound, what is going to happen in the near future, they will be able to understand. Another advantage in the rubber futures contract is, so they will also able to understand the rubber prices prevailing in the market as a referral prices. So they will be able to take a decisions in the future, in the near very short term also. So based on that, they will be able to prepare themselves for the better situation as well as the worse situation in their businesses. Even the processing companies like rubber processing companies, the tire manufacturing companies, they are also, so they can make use of the rubber futures contract for managing the price risk. They can manage their cost of productions, in fact. So this is बेनिफिट दिया जा रहा है क्या? ये आपने बहुत डिटेल में बताया विजय कुमार जी। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा होगा कि क्या अभी एफपीओस को एक्सचेंज की तरफ से कोई बेनिफिट दिया जा रहा है? इसके लिए इसका जवाब चैतन्य जी मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर देंगे। आप जरा बताएं कि एक्सचेंज की तरफ से एफपीओस को इंकरेज करने के लिए कोई अभी बेनिफिट आप लोग दे रहे हैं क्या? बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं। एफपीओ अगर एक्सचेंज के ऊपर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो माल लाना पड़ेगा वेयरहाउस में, अपने वेयरहाउस में। उनका जो लॉजिस्टिक खर्चा है और वेयरहाउस चार्जेस हैं, सब रिएम्बर्स हो जाएगा। जैसे कि क्वालिटी एनालिसिस का खर्चा होगा, जितना भी वेयरहाउस में रेंटल की खर्चा होगा वो सब, और ब्रोकरेज का जो भी फीस लगेगा जो ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो सब हम रिएम्बर्स कर सकते हैं। अभी ये बेनिफिट हम हर एफपीओ को आफ्टर देयर ट्रांजैक्शन सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं। ठीक बात है। तो ये बेनिफिट्स आपने बताया कि क्या आप एफपीओस को दे रहे हैं और आगे भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया चैतन्य जी आपका और प्रोफेसर विजय कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि एफपीओ है क्या और खास करके रबड़ में एफपीओ की कितनी भूमिका अभी है और कितनी ज्यादा भूमिका हो सकती है, और अगर इनकी भूमिका बढ़ती है, इनका रोल बढ़ता है, तो ये मार्केट कितना ज्यादा ग्रो कर सकता है, ये समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।